आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अगर अच्छे लगे तो। लोग सब की वीडियो को टॉपिक इंडिया वर्ल्ड में डिप्लोमेसी का बाप है। लेकिन डिप्लोमेसी रैंकिंग आई थी उसमें अच्छी बात दिखाई है। खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजर साहब का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है भाई कि इंडियन डिप्लोमेसी इज ऑन टॉप। इंडियन डिप्लोमेसी इज फादर ऑफ द ऑल डिप्लोमेसीज। तो जी भारत जो है वो डिप्लोमेसी का बाप है, बाप। चलिए वीडियो देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जिस तरीके से भारत का डिप्लोमेटिक डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन काल में मैं भारत की इतनी तरक्की देखूंगा। टचवुड कहना चाहता हूं, नजर न लगे भाई, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भारत को देख रही है और जिस तरीके से भारत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना भाई, लीप्स एंड बाउंड्स भारत प्रोग्रेस कर रहा है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त शेर की तरह दौड़ रहा है भारत। वो दुनिया को चौंका देने वाली स्पीड है और जिस पावर और अथॉरिटी से भारत काम करता है। दोस्तों, एक जमाने में जब लोग कहते थे ना, मतलब एक जमाना क्या 2-3 साल पहले, यार ये पुराना भारत नहीं है, मुझे शुरू में ये लगा कि ये लोग कहते हैं क्योंकि देश के बारे में अच्छा सबको लगता है कि देश के बारे में अच्छा बोलो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है यार। ये बात बिल्कुल सच है कि ये पुराना भारत नहीं है। ये जिस अग्रेशन के साथ भारत चला है, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भारत चला है। मैं पहले आपको एक अच्छी खबर सुनाऊंगा, फिर एक एनकाउंटर के बारे में बताऊंगा। ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है पुलिस वाला, ये दूसरा वाला एनकाउंटर है, लेकिन आप सुनिएगा। अच्छा, यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा। ये डील साइन हो गई है। ये एमओयू साइन हुआ था रादर, जिसमें एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीईओ रितेश शुक्ला थे, यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन कैरावेस थे और अदर ग्रीक ऑफिशियल्स थे वहां पे जो यूनान से आए थे। ये लोग ऑफिशियल्स थे वहां पे। और रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने शेयर करा ये कि अग्रीमेंट इंडिया और ग्रीस के बीच में हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करा इस चीज को। अब ये है क्या, देखिए दोस्तों, काफी सारे देश हैं जहां पे यूपीआई यूज होता है, जैसे कि श्रीलंका में यूज होता है, हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले हुआ है। मॉरिशस में यूज होता है, वो भी रिसेंट है। फ्रांस में यूज होता है, लेकिन सिर्फ आईफल टावर के पास, पूरे फ्रांस में नहीं हो रहा। अभी आईफल टावर के आसपास यूपीआई यूज हो रहा है। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सिंगापुर में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। ये कुछ देश हैं जहां पे अभी हो रहा है। फ्रांस में लोकल। ग्रीस पहला यूरोपियन देश बन जाता है जिसमें पूर्ण रूप से यूपीआई चलेगा। अब आप अपना फोन ले जाइए, ग्रीस जाइए, छुट्टी मना के आइए, पेमेंट करनी हो, ठक 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 यूपीआई डन। ये इन्होंने कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। यानी कि यूरोप में आपको फुटहोल्ड मिल गया। जैसा मैंने बताया, फ्रांस में काम करता है यूपीआई, लेकिन सिर्फ आईफल टावर और उसके आसपास के एरियाज में काम करता है, पूरे फ्रांस में काम नहीं करता। ग्रीस में, पूरे ग्रीस में काम करेगा। तो क्या आपको लगता है, ऐसा लिखिएगा कमेंट्स में, क्या आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से ग्रीस में यूपीआई आया, हम सोच सकते हैं कि 8-10 और देश 1-2 साल में और इसको अपना लेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है। इसमें क्या होगा कि फिर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ, डी कपलिंग फ्रॉम द डॉलर की तरफ भारत जा रहा है। और भारत ये कह रहा है कि यूएस डॉलर क्यों चाहिए, यूपीआई से करते हैं, आप हमें अपने पैसे दो, हम आपको अपने पैसे देते हैं, कहानी खत्म। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ डिजिटल करेंसी ना। वो डिजिटल करेंसी, आपको फिजिकल आजकल नहीं रखने की जरूरत है, दैट्स अ डिजिटल करेंसी। तो ये भारत ये बातें इनसे कर रहा है दोस्तों। अच्छा देखिए, इसके लिए एक वोस्त्रो अकाउंट खोला जाता है ग्रीस के बैंक का। वोस्त्रो अकाउंट हमारे यहाँ, हमारे बैंक का वोस्त्रो अकाउंट ग्रीस में खुल जाएगा और पेमेंट लेन देन होने लगेगी। इससे आपका खर्चा कम बचेगा, मतलब खर्चा कम होगा, सुविधा ज़्यादा मिलेगी। मैं अगर ग्रीस जाता हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि यार डॉलर एक्सचेंज करने हैं तो डॉलर चाहिए, तो ये चाहिए, तो वो चाहिए। अरे भाई, फोन निकालो, स्कैन करो, पेमेंट करो, मस्त पूरा ग्रीस घूमो। और ग्रीस, आप पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि ग्रीस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। देखिए, ग्रीस से हमारे हजारों साल पुराने संबंध हैं। अब पता नहीं नए लोगों को कितना पता होगा, ग्रीस से हमारे संबंध जो हैं वो सम्राट अशोक के टाइम के हैं, उससे भी पहले के हैं। हेलेना जाके आप सर्च करिएगा, सेल्यूकस, हेलेना, फिर जो मौर्य अंपायर था वो, आई थिंक बिंदुसार की मां थी शायद हेलेना।
आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, बिंदुसार की माँ थी, थोड़ा शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, बिंदुसार की माँ थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो यूनान से हमारे संबंध बड़े पुराने हैं, लड़ाइयां भी हुई हैं यूनान से, पहले तो यूनानी हमले करते थे ना, तो खैर, लेकिन अब जमाना वो नहीं है, अब सब लोग अपने अपने हिस्ट्री से सीख ले ली हमने। ग्रीस जो है वो यूरोप का गेटवे बन रहा है हमारे लिए, और जो हम ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, आपको याद होगा कि जो यूएई और बाकी लोग उसमें शामिल हैं, उसमें ग्रीस बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसमें इजराइल है, इजराइल के बाद जो पोर्ट है अगला वो ग्रीस का पोर्ट है। तो ग्रीस हमारे लिए गेटवे बनेगा यूरोप का, और यूरोप के लिए ग्रीस बनेगा गेटवे इंडिया का है, एशिया का कह लें, इंडिया का मान लीजिए, इंडिया का गेटवे बनेगा। और ये आने वाले दिनों में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का काम होने वाला है, मतलब उस लेवल का काम होने वाला है। और जहां तक रही यूपीआई की बात, तो यूपीआई देखिए बहुत सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। जापान में आपको खबर मिल सकती है कभी भी कि जापान ने भी डील कर ली है भारत सरकार के साथ, और वहां भी यूपीआई का सिस्टम चालू हो जाएगा। भारतीयों के लिए भी फायदा होगा, जापानीज के लिए भी फायदा होगा। तो बहुत जल्द आपको हो सकता है खबर मिल जाए वहां से। और मैं फिर कह रहा हूं, यूपीआई गेम चेंजर होगा इंडिया के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। मैनेजमेंट, सेटलमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी, ये भी अग्रीमेंट का हिस्सा है जो साइन करा था ग्रीक एम्बेसी में। और इसमें यह था कि जाहिर सी बात है, अगर मैं अपने ग्रीक काउंटर पार्ट को पैसा देता हूं, अगर डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में कि नहीं मैंने पैसा दे दिया, नहीं जी आपने इतना पूरा नहीं दिया, आपने आधा दिया, आपको और देना था, वट एवर द केस में भी, तो उसके लिए भी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बना ली और उस डॉक्यूमेंट पर भी साइन हो गया। यानी कि पुख्ता तौर पे, मुकम्मल तौर पे पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है किस तरीके से पूरा एक देश भारत का यूपीआई अपना रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी यूपीआई अपनाएंगी, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना यूपीआई की, ये फायदेमंद हो सकती है सबके लिए। ये जिंदगी कितनी आसान बना देती है। आपके जेब में बैंक है यार, आपको एटीएम जाने की जरूरत नहीं, आपके जेब में बैंक है। अब एटीएम जाना लोगों ने कम कर दिया है क्योंकि कैश की जरूरत ही नहीं है। आपकी पूरी इकोनॉमी डिजिटलाइज हो गई है, और यहां पे जब बड़े बड़े लोग भारत में आते हैं, देखते हैं कि यार जो ये बात सही है। लास्ट टाइम मैं एटीएम कब गया था मुझे याद ही नहीं है। आप सोचिए, लास्ट टाइम मैं एटीएम कब गया था यार एटीएम, यार मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, जबकि मेरे घर के नीचे ही एटीएम है यार, 3 एटीएम है मेरे घर के नीचे। हाँ, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं एटीएम कब गया था। एटीएम की जरूरत ही नहीं पड़ती, कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, क्योंकि रिक्शे वाले से लेकर, सब्जी वाले से लेकर और बड़ी बड़ी सारी पेमेंट सारी मेरी यूपीआई के थ्रू हो जाती है भाई, सारी। जो पान वाला है उसके पास ये है, चाय वाला है उसके पास यूपीआई का कोड है। मैं खुद यूपीआई यूज करता हूं, आई यूज यूपीआई, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, इट्स सुपर फास्ट, इट्स ट्रांसपेरेंट। ग्रीस ने देखा, ग्रीस ने बोला बल्ले बल्ले यार, वो बड़ी बढ़िया चीज है। हाँ, कुछ देश होंगे जिनको ईगो प्रॉब्लम होगी, ये बात तय है यार, उनको बुरा लगेगा कि भारत से हम ले लेंगे, क्यों नहीं यार, हम तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। सो दे माइट फील अदरवाइज, बट दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यूपीआई। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने बोला था ना कि एक एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर किसका हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एनकाउंटर हो गया थाईलैंड के जो एम्बेसडर टू द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्बेसडर थे, पिमचनॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड। नाम याद करते करते ही इसका एपिसोड का समय खत्म हो जाएगा, नाम इतना खतरनाक है देखो। पिमचनॉक वॉनकॉर्पोन पिटफील्ड, ये इनका नाम है, थाईलैंड के एम्बेसडर। तो ये लेडी हैं, शी इज अ लेडी, और इन्होंने कमेंट कर दिया भारत के राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने भारत के राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के ऊपर यह बोल दिया कि साहब, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, कि राइस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम एट एमएसपी है, जो एमएसपी भारत देता है, वो इसका एम है एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करने का, ना कि पब्लिक का भला करने का। इसने भारत के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया, इसने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया, भारत ने लगाए 3-4 इसको थप्पड़ अच्छे वाले। मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, आप ये मत सोच लेना कि किसी ने जाके एक्चुअली इसकी कुटाई कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत ने बड़ा स्ट्रांग एक प्रोटेस्ट लॉन्च करा, थाईलैंड की सरकार को बोला कि यार ये कैसे नमूने भेजते हो, तुमने ऐसे जोकर भेज रखे हैं यार, ये हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। अच्छा,
आज की तारीख में भारत से पंगा लेने में सब डरते हैं दोस्तों। एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ ऑफ रबिंग इंडिया द रॉन्ग वे। भारत ने बोला इमीडिएटली इसको, मैं फिर से लेडी का नाम बताता हूं, पिमचॉक वॉनकॉर्पॉन पिटफील्ड। तो पिमचॉक वॉरकॉर्नॉन, छोड़ो पिमचॉक को यह बोल दिया कि भाई तुम वापस आ जाओ। और यह भारत ने शिकायत करी, WTO के जो चीफ हैं उनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला। क्यों शिकायत करी यार, ये नाम देख के मैं होता तो मैं शिकायत ही नहीं करता, इसका नाम ही प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे, नगोजी ओकोनोजा इवेला। तो नकोजी ओकोजो इवेलेला ने पिमचॉक वॉनकॉर्पॉन पिटफील्ड को बोला कि तुम वापस चले जाओ भाई, और उनकी सरकार ने उनको वापस बुला लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? इंडियन नेगोशिएटर्स रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। जब उन्होंने बोला कि भाई ये वॉनकॉर्पॉन जो भी है ये, अगर ये बैठी रहेगी तो हम लोग इसमें पार्ट नहीं ले रहे, फिर इंडिया जा रहा है यहां से। महफिल तितर बितर हो गई वहां पे। अब लोगों को डर लगा, WTO की मीटिंग है और उसमें अगर भारत हिस्सा न ले तो बॉस उसकी क्रेडिबिलिटी फिर बहुत कम रह जाती है। देन दैट क्रेडिबिलिटी बिकम्स वेरी लेस। तो लोगों ने फिर काफी मनाया बोला भारत को कि ठीक है, दिस ऑफेंडिंग डिप्लोमेट फ्रॉम थाईलैंड विल बी थ्रोन आउट। तो उसको बोला कि तुम वापस रिपोर्ट करो, थाईलैंड की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में तुम रिपोर्ट करो और मुंह बंद रखना और मीडिया से कोई बात मत करना। और अब थाईलैंड दूसरे बंदे को भेजेगा जिसके साथ भारत आगे बात करेगा। दोस्तों एक छोटी चीज आखिरी आपको बता दूं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, शायद बहुत सारे लोगों की नजरों से न गुजरी है, मेरी नजरों से भी गुजरी। ये बताता है कि भारत से आप पंगे मत लीजिए। पंगे इन द सेंस कि रॉन्ग सेंस में, कि आप भारत को बुली नहीं कर सकते, कि आप अपनी अकड़ दिखाकर और कुछ भी बोल के चले जाएंगे और भारत सुन लेगा, यह पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर सही बात आपने बोली है, आपकी बात सुनी जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर आप हमें धमकाने वाले अंदाज में, आप हम पर दादागिरी दिखाने वाले अंदाज में काम करेंगे तो बॉस सॉरी, आपकी बैंड बजनी तय है। बिल्कुल। ये मैंने TCD में कवर करी थी, जो मॉरिशस गए थे मोदी जी। हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं ना भारत की, तो मैंने 3 खबरें ली हैं डिप्लोमेसी की बात। मॉरिशस है कहां पे? मॉरिशस है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका को अगर आप पूरा देखेंगे तो नीचे की ओर मेडागास्कर के बिल्कुल साइड में है। और मॉरिशस में हमने हवाई पट्टी बनाई है, मॉरिशस में हमने कई सारी चीजें, कई सारे प्रोजेक्ट्स, और मॉरिशस में मोदी जी ने कई सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करे वहां के प्रधानमंत्री के साथ। तो वहां के लोग तो बड़े खुश हैं। और क्यों ना हो 1729 में दोस्तों, 1729 में हजारों की तादाद में बिहार और उत्तर प्रदेश से वहां पे लेबर गए थे शुगर केन का कल्टीवेशन करने के लिए, गन्ने की खेती के लिए। अंग्रेज पकड़ के ले गए उनको और मॉरिशस में जाके उनको डाल दिया, अपने घर बार उन्होंने छोड़ दिया और वहां पे जाके सेटल हो गए। आज की तारीख में वो लोग मॉरिशस में, दे आर मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन। पता है आपको, 70% आबादी है। तो मॉरिशस हमारे लिए, देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ समय के लिए, नॉट परमानेंटली, कुछ समय के लिए चाइनीज आके बैठ गए मालदीव्स में और इंडियंस को बोल रहे हैं कि इंडिया आउट की कैंपेन चला, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया आउट है। इंडिया मॉलदीव्स को वापस लेके रहेगा चाइनीज से, और इंडिया के पास 10 और ऑप्शन है। ये इंडिया ने औकात दिखा दी दुनिया को। और दोस्तों वहां पे बनना है मिलिट्री बेस, नेवल बेस बनेगा। मॉरिशस ऑलरेडी है, उसको एक्सपेंशन करने की बात चल रही है। तो दोस्तों ये थी पूरी बातचीत। और आपको ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही होगी, तो नीचे कुछ चल रहा है शायद, आई डोंट नो किस लिए बज रहा है, खैर कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। मालदीव के बारे में जो मेजर साहब ने कहा है ना, देखिए बड़े लोग खुश हैं कई, देखा मालदीव ने आंखें दिखा दी, तो मालदीव ने भारत की बाह मरोड़ दी, तो जी ये कर दिया, तो जी वो कर दिया। लेकिन भाई लोगों, आप लोगों को बात एक समझ में नहीं आती है। ठीक है, सरकारें आती जाती रहती हैं, ठीक है, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन देश वहीं रहता है, देश के लोग वहीं रहते हैं। ठीक है, अभी एंटी इंडिया वाले गुट की पावर ज्यादा है, इट्स ओके, रिलीजन का उस पर मुलम्मा चढ़ा दिया गया, इट्स ओके, लेकिन कब तक? असर दिखने शुरू हो गया ना मालदीव्स को, और चाइना भी कब तक करेगा? पास के दोस्त से ज्यादा, सॉरी, पास के दुश्मन से ज्यादा दूर का दोस्त मदद नहीं करता है। आप समझ रहे हैं? पास का दुश्मन ना, कहते हैं कि पास का दुश्मन जो है वो दूर के दोस्त से बेहतर होता है।
मालदीव्स अभी चूंकि वो मजहबी ब्लाइंडनेस के शिकार हुए हैं, उनको लगता है कि ओ अच्छा रुको दिखाता हूं यार इसको मैं भारत। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आज मुइज्जू की चल रही है, कल किसी और इज्जू की चलेगी, फिर क्या होगा। और जो माहौल बन रहा है मालदीव्स में, साल 2 साल की बात है, 4 साल की बात है, और नहीं भी होगा तो कहां कहां कब तक भागेगा, कब तक। 76 साल से पाकिस्तान ने पंगा लिया हुआ है। आज पाकिस्तान की हालत देखिए आप, क्या है पाकिस्तान की हालत। वहां डेमोक्रेसी की हालत खराब है, पैसे नहीं है, इकोनॉमी डूबी हुई है, महंगाई चरम पर है, गरीबी 40% से ऊपर बढ़ चुकी है। तो 76 ईयर्स में भारत से पंगे लेकर पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? हाँ, खुद की कौम में जी हम दादा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अबे लेकिन भूखे तो मर रहे हो, मर तो भूखे रहे हो ना। अब कई लोग ऐसा कहेंगे नहीं हम तो भूखे नहीं मर रहे, नहीं मर। तुम्हें आइडिया नहीं है, जिस लाहौर में, जिस फैसलाबाद में, जिस रावलपिंडी में, जिस इस्लामाबाद में रहते हो, उससे जरा बाहर निकलो। ये पाकिस्तान का 110 भी नहीं है। बाहर निकलो और देखो कि क्या हो रहा है लोगों के साथ। सड़कों पर निकलो, उन रिक्शा वालों से पूछो और रेडी लगाने वालों से पूछो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली खेल क्या है। और जब मैं कहता हूं कि लोग भूखों मर रहे हैं, तो लिटरली भूखों मर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आएगी, वैसे मोइजू को बात समझ में नहीं आ रही। तो जब तक नहीं समझ में आ रही तो भाई हालत रहेगी ऐसी। पैसे खत्म हो जाएंगे, चाइना आपको डेट देगा, आपको अपने जाल में फंसाएगा, लोग बाद में समझ जाएंगे, लोग फिर उतर जाएंगे, फिर मोइजू को खींच के पता नहीं उसका कुछ भी कर हो सकता है। लेकिन देखिए जो 2 खबरें थी ना, एक तो यूपीआई का ग्रीस में जाना, इट्स अ माइलस्टोन फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर ग्रीस और फॉर यूरोप। और दूसरी खबर जो वो थाईलैंड वाले की बजाई गई है, वो तो खबर दब गई है, लेकिन यकीन मानिए कि दुनिया में जो मैसेज गया है ना, मैसेज यही है कि भारत के साथ आप लॉजिकली पेश आइए, भारत के साथ आप अच्छे तरीके से पेश आइए, सच्चाई पर पेश आइए। अगर आप भारत के खिलाफ साजिशें करेंगे, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, भारतीयों को कहीं से प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय थप्पड़ नहीं मारेंगे, सीधे लात मारेंगे, लात। क्योंकि हम गलत रास्ते पर नहीं हैं। तो हमारी ईमानदारी को चैलेंज मत करिए आप, हमारी ईमानदारी को चैलेंज मत करिए। वरना अभी राइस बिल्कुल बंद कर देना तो WTO की भी बैंड बजेगी और यूएन बाप बाप वैसे ही चिल्ला रहा है, समझे, कि हमें व्हीट भी दे दो, हमें राइस भी दे दो, अब ऐसा मत करो, बैन मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। और थाईलैंड की सरकार जानती है कि इंडिया, दुनिया के लिए छोड़ दीजिए, थाईलैंड के लिए क्या मायने रखता है। कल्चरली भी हम लोग जुड़े हुए हैं ना। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। भारत ने अभी भगवान बुद्ध के से जुड़े रिलिक्स जो हैं वो भेजे थाईलैंड में। थाईलैंड जो है बौद्ध देश है और खुद वहां के जो राजा हैं अपने पूरे परिवार के साथ उन भगवान बुद्ध के उन रिलिक्स का दर्शन करने आए। फिर उसको बाकी लोगों के लिए खोला गया। पूरे बैंकॉक में भीड़ लग गई है उन रिलिक्स को देखने के लिए। तो जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि ये रिलिक्स किसने भिजवाए हैं। और किसी बौद्ध कंट्री के लिए भगवान बुद्ध से जुड़ी चीजें, भाई उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती ना। तो पूरा थाईलैंड जानता है कि भारत उनके लिए क्या महत्व रखता है, और कल्चरली भी और रिलीजियस भी भारत उनके लिए क्या है। भारत उनके लिए गुरु की भूमि है। भगवान बुद्ध हमारे यहां ही पैदा हुए, हमारे यहां ही ज्ञान प्राप्त किया। आज पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के चर्चे हैं। तो थाईलैंड वाले जानते हैं कि भाई वो हमारे भगवान की धरती है, तो भगवान की धरती के खिलाफ तो वो काम नहीं करेंगे ना कभी। और वो भी ये जानते हुए कि भारत कभी थाईलैंड के खिलाफ काम नहीं करेगा। ऊपर से आप देखिए कि टूरिज्म कितना जाता है भारत से थाईलैंड, इसको भी तो देखिए, कारोबार भी तो देखिए। तो जाहिर सी बात है कि अब किसी एक ने इधर तो टेंटा किया तो थाईलैंड की सरकार तो बोलेगी कि अबे क्या ये बकवास कर रहे हो, भारत के साथ पंगे लोगे, चलो इधर आओ बेटा, वो जल्दी निकलो।
तो ये चीज है। वीडियो बताइए आप लोगों को कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। रुखसार साहब, मेरा तो इससे सवाल है, जो अलग साहब ने सवाल किए है, इसके ऊपर आपका क्या, आपकी राय क्या है? मतलब वो सही बयान कर रहे हैं रुखसार साहब कि बाप है डिप्लोमेसी का? हाँ, जो उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान के बारे में वो बाप है, मतलब है कि ये कितनी सदाकत है वाकई में आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए। वाकई मतलब बाप का मतलब हरकत आपने गलत नहीं लेके आना। मेरी बस सुन ले बात, आप चीज़ों को एनालाइज करें। एनालाइज का मतलब है कि उनको परखें, कुछ चेक करें कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, हो क्या रहा है, और इंडिया किस लिहाज से काम कर रहा है, और उसको लोग किस तरह देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन देखना, वो तो हर रोज हम देखते हैं। क्या आपको लगता है ये पहले वाला इंडिया है? एक तो ये होगी, ये नहीं ना, बदल चुका है, तब्दीली है, बिल्कुल है। पहले जब कांग्रेसी होते थे ना सरकारें, ये चीजें में रख लो, इंडिया कांग्रेस होती थी, वही ना, जो भी उनकी होती थी सरकारें, उस दौर के अंदर मैंने चेक किया है कि इंडिया को डिक्टेट किया जाता था। वो आगे मानते थे कुछ नहीं मानते थे, वो एक अलग सीन है। लेकिन आज टाइम है, आज आप चेक कर रहे हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, क्या उसको कोई डिक्टेट कर सकता है? उसको कोई हुक्म दे सकता है? नहीं दे सकता। वो आजाद है भाई। इंडिया, अमेरिका ने हुक्म दिया था, इंडिया ने हुक्म दिया था, डिप्लोमेसी के में आता हूँ मैं, आज़ाद खारिज अपनी सी बात, हुक्म दिया था उसने, अमेरिका ने, कि आपने नहीं लेन देन नहीं करना है रशिया से। रुका नहीं रुका। एक मिनट मेरी बात सुन ले, मैं अभी कंपेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान की पूरी रजीम चेंज इसी बुनियाद पर हुई है कि तुम रशिया के साथ ट्रेड क्यों करने गए हो। ठीक है, पहली बात, इंडिया की फॉरेन, मैं अगर फॉरेन आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बात करूँ तो यकूब भाई आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, दुनिया के बाद आपके इमरान खान की तारीफें करते हैं। अब डिप्लोमेसी की रैंकिंग आई है रिसेंटली, उस रैंकिंग के अंदर इंडिया का 11वां नंबर है। ठीक है, मतलब कि सुधार है। 2014 के बाद जो हमने उसका सुधार देखा है, कितना बेहतर आया, मतलब उसके अंदर कितनी बेहतरी आई है। उनकी इंडिया के दूसरी कंट्री के साथ तल्लुकात बड़े हैं। लेकिन मेरे लिए शॉकिंग ये था कि पाकिस्तान के भी बड़े हैं। पाकिस्तान के बड़े? हाँ, तुम्हें नहीं रखेंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। पाकिस्तान पिछले 27वें नंबर पे हमारे देखिए, और इंडिया 11वें नंबर पे। मैं ये यकीन कर, 11वें की बजाय मेरे ख्याल में तो तीसरे या चौथे नंबर। हाँ, तकरीबन जिस तरह की वो ग्रो कर रहे हैं, ग्रो नहीं, वो जिस तरह की स्ट्रेटजीज है, पॉलिसी, बिल्कुल उनके तलकात जिस तरह कंट्रियों उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस है, इंडिया के ऊपर ही दुनिया का इंसार कर रही है। बिल्कुल डिप्लोमेसी दुनिया के साथ उनके तल्लुकात बढ़ते हुए, ये नहीं कि सब के साथ, कहीं 1-2-4 कंट्री ऐसी के साथ खराब भी हुए, जिसमें रिसेंटली एक मालदीव है, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान के साथ शुरू से ही ऐसा चल रहा है, ये ऐसे शुरू से मालदीव और श्रीलंका, बांग्लादेश में भी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, अभी शुरू हो रही है। अब कुछ ऐसी आवाजें उठी हैं जिससे महसूस होता है कि इंडिया के तल्लुकात बांग्लादेश के साथ भी अच्छे नजर नहीं आ रहा है। बाकी लेकिन इसके बावजूद इंडिया के बाकी तकरीबन 194 कंट्री के साथ या 190 प्लस, ये बताते हैं शायद मैं, मेरी बात सच है यानी जितना मैंने सुना है, एक अखबार में मैंने आज पढ़ा भी है कि बांग्लादेश के अंदर जो सरकार बनाई गई ना, हसीना वाहिद को लाया गया, वो अमेरिका ही लेके आया, क्योंकि ज्यादा उसे अक्सरियत तो थी। इस बार जमात इस्लामी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो उसको हराया गया जमात इस्लामी को। इस बार ज्यादा चांस है जीतने की, अमेरिका ने जितवाया उस हसीना वाहिद को, और जो तल्लुकात है वो अमेरिका की वजह से बांग्लादेश के खराब हुए हैं इंडिया के साथ। अच्छा, पढ़ रहा था। हाँ, दूसरी बात डिप्लोमेसी के अंदर इंडिया की असर सूख चेक कर ले अपने खित्ते के अंदर जो काम, मेरी बात पाकिस्तान, हाँ मौजूदा पाकिस्तान चाइना का शिप रोका, बिल्कुल ये पावर होती है, ये इधर जिगरे से जो काम होता है, उन्होंने भाई चेक किया है यार, रोके चेक किया सामान की करना। मेरी बात, कहीं गाड़ी जा रही है मेरे भाई, किसी तो आगे किसी की हदूद मंगी है, लेकिन हम गए थे कराची, तो रात के ना सुबह फजर का वक्त है, जब हम पाकिस्तान का बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करने लगे, आगे सिंध की पुलिस खड़ी थी, है तो पाकिस्तान नहीं ना, उन्होंने भाई हमें नीचे उतार के उन्होंने एक चीज चेक की,
हमने बोला कि हम पाकिस्तानी हैं, हम फैसलाबाद से आए हैं, तो हम इस काम से आए हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें भी पता है पाकिस्तानी ही है जो आप आए हैं ना इधर, तो हम आपको चेक करना हमारा काम है, तसल्ली करना काम है हमारा, हम खड़े किस लिए हैं। वो समुद्री हदूद है, वो जब हिंदुस्तानी वहां खड़े थे उनके से गुजर रहा था, वो इसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने चेक किया इसमें बुराई क्या होगी, इंडिया का हक बनता था चेक करना, उन्होंने कर लिया। हाँ ये बात ये बड़ी होगी अगर इंडिया उसको अपनी कस्टडी में लेके अपने पीछे जहां वो जगह बड़ी वहां लेके चले जाए, आगे ना जाने दे, पाकिस्तान तक ना पहुंचने दे, फिर तो मैं पाक इंडिया की हिम्मत मानूंगा। अच्छा दूसरी बात यूपीआई सिस्टम की आई, एक और भी WTO के बारे में बात की। यूपीआई ये भी डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी विन है इंडिया के। ग्रीस के अंदर, जापान के अंदर भी लोग सब बता रहे थे, ग्रीस के अंदर वो बता रहे थे कि आप छुट्टियां मनाने जाएं, अपना मेजर साहब अपनी पेमेंट लेनी हो देनी हो, ऐसे जैसे इंडिया में ना कोई भी काम इंडिया में घूम फिर रहे हैं वहां पर एक्सचेंज करने भाई उन्होंने 22 कंट्री में, शायद मैं पढ़ रहा था 22 कंट्री जिनके अंदर इंडिया के पैसे में ही आपको चीज वो तो ट्रेड हो रही है ना, लेकिन इंडियन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, यूपीआई वीजा फ्री कई कंट्री ने कर दिया इंडिया के लिए, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। और कई दूसरी कंट्री जिनके अंदर अपने इंडिया के पैसे में ही वो चीज खरीद सकते हैं, कोई चीज ले दे सकते हैं, यूएई में सबसे बड़ी एग्जांपल है। लेकिन ये कोई हमारी कंट्री में ऐसा कभी अभी तक तो सुनने में नहीं आया। मैंने सर की जो बातें सुनी है ना लोग सर की, इसके अंदर मुझे तो भाई तकरीबन सारा कुछ ठीक लग रहा है जो उन्होंने बोला है ना। मौजूदा वक्त में जो इंडिया की बीजेपी चल रही, मुझे कई शक भी है, मैं कहीं गुस्सा भी हो जाता हूँ बीजेपी के ऊपर, कहीं ऐसे खिलाफ बोले जाते जो बर्दाश्त भी नहीं होते, हालत नहीं होते, मजबूरी बनती बोलना भी, तो रोकना भी जरूरी होती है। ये नहीं कि हर वक्त तारीफ करते रहना, मुझसे तो भाई होती नहीं, मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगे तो ठीक होगा। तो जो सर ने बताया जहाँ ठीक है, हम कहते हैं इंडिया वाकई तरक्की कर रहा है, इंडिया ठीक है। इतनी जंगें लगी हैं इनके अंदर, इंडिया का न्यूट्रल रहना मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी बात है और बड़ी मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल वक्त था जिसके अंदर 4 जंगों के अंदर, मतलब सॉरी 4 कंट्रियों की जंग के अंदर इंडिया न्यूट्रल है, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया वाकई डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत अच्छी पावर बनकर उभर रहा है। जैसे फिर G20 की मीटिंग का होना दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी इनकी एक डिप्लोमेसी विन है। बिल्कुल कश्मीर के अंदर भी G20 समिट करवा दिया, 370 हटा दे, क्या उखाड़ दिया किसने। जम्मू कश्मीर के लिए इतना बजट देना ये कोई कम बात है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बढ़ के आज इस वक्त जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही। बेशक हम पाकिस्तानी आज भी आवाज उठाते हैं जम्मू के लिए, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुशहाल है। शानदार वीडियो मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।